अस्सलाम वालेकुम। द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। हम इसमें ये देखेंगे कि फंक्शन सी प्लस प्लस में हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसके क्या मोटिवेशन है, उसको डेफिनेशन क्या है, और इसके लिए हम मल्टीपल एग्जांपल्स को यूज करेंगे। द क्वेश्चन इज टू राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनसीआर। हमने पहले भी देखा कि जब भी हमारे पास सी प्लस प्लस में हमने कोई प्रोग्राम सॉल्व करना है तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। एक्चुअली वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉम्बिनेशन, जिसके लिए हमें मैथमेटिकल फार्मूला पता होना चाहिए। सो मैथमेटिकल फार्मूला एनसीआर का यह है कि आप एन फैक्टोरियल कैलकुलेट करें, एन माइनस आर फैक्टोरियल कैलकुलेट करें, आर फैक्टोरियल कैलकुलेट करें। सो अगर इसमें इनपुट देखें कि एनसीआर का प्रोग्राम लिखते हुए आपको यूजर क्या इनपुट देगा, तो उसमें आपको जो यूजर इनपुट देगा that will contain two variables n and r. So इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे n फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल के लिए n r फैक्टोरियल, और इसके अलावा r फैक्टोरियल के लिए r फैक्टोरियल। इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद एक वेरिएबल c होगा जिसके अंदर कुछ इस तरह से फार्मूला लिखा जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। सो ये वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी जिसे हम यूजर को डिस्प्ले करवा देंगे या सी आउट करवा देंगे। अगर इसका बेसिक सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर देखा जाए तो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि तीन वेरिएबल्स होंगे और उनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे स्पेस है, आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे स्पेस है, एन माइनस आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नीचे स्पेस मौजूद है। सो हमें पता है कि फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो आपको 3 दफ़ा फैक्टोरियल की लॉजिक लिखनी है कि आप n का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए एक सेपरेट लॉजिक लिखें, r का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए एक सेपरेट लॉजिक, n माइनस r का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए एक सेपरेट लॉजिक लिखें। अगर हम इसका कंप्लीट कोड C++ में देखें तो सबसे पहले हम यूज़र से n की वैल्यू इनपुट लेते हैं, उसके बाद r की वैल्यू यूज़र से इनपुट लेते हैं, उसके बाद तीन वेरिएबल्स उसी तरह से हमारे पास मौजूद हैं जिसमें हम 3 दफ़ा फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, n की, r की और n माइनस r की। और उसके बाद ये जो पोर्शन था उसमें हमारे पास n का फैक्टोरियल कैलकुलेट होना था। सो एक दफ़ा हमने फैक्टोरियल की लॉजिक यहाँ पे लिखी, दूसरी दफ़ा हमने फैक्टोरियल की लॉजिक यहाँ पे लिखी जिसमें r का फैक्टोरियल कैलकुलेट होता है, तीसरी दफ़ा n माइनस r के फैक्टोरियल के लिए हमने यहाँ पे लॉजिक लिखी, और आफ्टर दैट वी हैव अ फार्मूला जिसके जरिए हम c की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर हम इस प्रोग्राम को ओवरऑल देखें, जैसे जैसे हमारे फंक्शंस या हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएंगी, जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन मैसी होता जाएगा। मैसी होने से मुराद है कि इसमें बहुत ज़्यादा कोड होता जाएगा। जैसे ही प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, उसको आइडेंटिफाई करना कि उसमें क्या मिस्टेक मौजूद है, उसको डिबग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सेकेंड जो इसमें इशू है कि फैक्टोरियल की लॉजिक हमें 3 दफ़ा लिखनी पड़ी है। अगर हमें 10 दफ़ा फैक्टोरियल की लॉजिक को यूज़ करना है तो 10 दफ़ा लिखना पड़ेगा। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि फैक्टोरियल की लॉजिक एक ही दफ़ा लिखें, उसे 3 दफ़ा यूज़ कर लें? यस, दिस इज़ पॉसिबल। अगर हमारे पास एक ऐसा वे आ जाए कि एक ऐसा फंक्शन मिल जाए कि जिसको हम कॉल करें, तो कॉल करने पे हमें जिस वैल्यू पे फैक्टोरियल को कॉल करें उसकी वैल्यू रिटर्न कर दे। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू है, हम फैक्टोरियल को यहाँ पे कॉल करेंगे और उसके बाद r की वैल्यू के साथ कॉल करेंगे, n माइनस r की वैल्यू के साथ कॉल करेंगे। अगर हम देखें कि हमारा मेन का फंक्शन अब बहुत छोटा रह गया है, लेकिन सवाल ये है कि जो फैक्टोरियल का फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, ये C++ का कंपाइलर कहेगा
कि मैं इसको नहीं जानता, ये डिक्लेयर्ड नहीं है। सवाल ये है कि इसको हम डिक्लेयर कैसे करेंगे। पहले हमने काफ़ी फंक्शन यूज़ किए हैं जो बिल्ट इन फंक्शन थे, जैसे स्क्वायर रूट, पावर का फंक्शन। लेकिन अगर हमने अपना फंक्शन खुद बनाना हो तो उसका क्या मैकेनिज्म है। कॉल करने का मैकेनिज्म तो हमें पता है, लेकिन उसको बनाने का मैकेनिज्म भी हमें पता होना चाहिए। आइए देखते हैं कि वो कैसे फंक्शन बनाया जा सकता है। सो फंक्शन इज लाइक अ बॉक्स। अगर उस बॉक्स में देखा जाए, फैक्टोरियल के केस में हमारे पास कुछ इनपुट जाएगी और उस इनपुट का नाम हम x रख लेते हैं, जिसका हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल एज अ आउटपुट आएगा, जिसे हम ये कह सकते हैं कि हम उस वैल्यू को इस फंक्शन से रिटर्न करवाना चाह रहे हैं, और इस मशीन का हम नाम रखेंगे फैक्टोरियल। सो इट इज लाइक अ मशीन which takes input and give us some output or return us the output. So इस मशीन के अंदर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होंगी जिसकी बेस पे आप फैक्टोरियल कैलकुलेट कर पाएंगे। सो फैक्टोरियल के केस में जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होंगी वो इस तरह से होंगी कि जो हम फैक्टोरियल की लॉजिक लिखते हैं, फैक्टोरियल को 1 से इनिशियलाइज करवाया और उसके बाद उसको लूप के जरिए मल्टीप्लाई करते करते फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सो ग्राफिकली तो हमें समझ आता है कि फंक्शन इज लाइक अ बॉक्स विच हैज अ इनपुट एंड गिव अस सम आउटपुट। सो ये हमारे पास एक फैक्टोरियल की लॉजिक है और इसको हम कह देते हैं दिस इज द फंक्शन ऑफ फैक्टोरियल विच हैज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल। सो ये हमारे पास एक मेन का फंक्शन है। सो मेन इज एसेंशियली अ फंक्शन that returns only 0 always। अगर इसमें हम ये देखें तो इसमें भी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है। सो हमेशा हम ये कहते हैं कि जब भी C++ प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से एंट्री करता है। सो दिस इज द फर्स्ट लाइन टू बी एग्जीक्यूटेड जब भी आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, और उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएंगे। सो सेकेंड लाइन ये एग्जीक्यूट होगी, थर्ड लाइन ये होगी, फोर्थ, फिफ्थ, छठी लाइन ये एग्जीक्यूट होगी। देखिए यहाँ पे अगेन क्वेश्चन ये आता है कि अगर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है तो यहाँ पे फैक्टोरियल का फंक्शन कॉल हुआ है। अगर यहाँ पे फैक्टोरियल का आपने फंक्शन कॉल कर दिया है, इसके बाद तो अगली लाइन पे चला जाएगा फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कैसे जाएगा। सो जब हम इस लाइन पे पहुंचेंगे हमें पता लगेगा कि हम फैक्टोरियल के फंक्शन पे पहुंच गए हैं, तो प्रोग्राम अपना फ्लो यहाँ पे स्विच कर देगा। उसके बाद यहाँ पे फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे वापस आएगा, उसके बाद मेन के अंदर अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी। सो अगर ये लाइन नंबर 6 है जो एग्जीक्यूट होगी, तो यहाँ से लाइन नंबर 7, 8, 9, 10 एंड 11, सो ये लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। सो जब दोबारा आप फैक्टोरियल को देखेंगे तो r की वैल्यू एज अ इनपुट इस मशीन में चली जाएगी, यहाँ पे दोबारा उसी तरह से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एग्जीक्यूशन होगी और दोबारा यहाँ से फ्लो वापस आएगा। उससे अगली लाइन पे जब हम आएंगे तो फैक्टोरियल को इनपुट जाती है n-r फैक्टोरियल के लिए इनपुट यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे अगेन वैल्यू कैलकुलेट होगी और यहाँ पे आ जाएगी। एक इशू यहाँ पे ये भी आता है कि यहाँ पे तो हम x का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये n का फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट कर देगा। सो जब ये यहाँ से प्रोग्राम का फ्लो इधर ट्रांसफर होगा, n की वैल्यू एज अ इनपुट आएगी, तो n की वैल्यू ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगी x की जगह पे। सो जब भी फैक्टोरियल के फंक्शन को इनपुट आएगी, जो भी इनपुट आएगी वो x की जगह पे रिप्लेस हो जाएगी। सो हम ये कह सकते हैं कि जब भी यहाँ पे इनपुट आएगी x इज इक्वल टू n हो जाएगा, या x इज इक्वल टू r हो जाएगा, या x इज इक्वल टू n माइनस r हो जाएगा। सो जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो अगेन हम नॉर्मल फ्लो में आने के बाद अपना मेन का फंक्शन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने देखा कि एक हमारे पास मेन का फंक्शन है, उसका फ्लो इस तरह से लाइन बाय लाइन चलता है। अगर ये कहीं पे देखता है कि कोई फंक्शन कॉल हुआ है, सो दिस इज अ सेकंड फंक्शन जो मेन से कॉल हुआ है, यहाँ से कोई फंक्शन कॉल हुआ है तो इसका फ्लो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है
और ये फंक्शन अपना काम करने के बाद अपना आंसर मेन फंक्शन को रिटर्न करता है। सो मेन ने फंक्शन ए को कॉल किया, दिस इज द मेन फंक्शन। सो मेन ने ए फंक्शन को जब कॉल किया तो मेन को हम ये कहेंगे दिस इज द कॉलिंग फंक्शन, और ए को हम कहेंगे दिस इज द कॉल्ड फंक्शन। सो जब भी कॉलिंग फंक्शन कॉल्ड फंक्शन को कॉल करे तो कॉल्ड फंक्शन ने अपना फ्लो वापस कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न करवाना होता है, किसी और को रिटर्न नहीं करवाना होता। When you have a function in C++, it has some elements. So हमारे पास एक फंक्शन है, this is known as the body of the function. So the name of the function is factorial. फंक्शन का नाम रखते हैं कि वही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वही कन्वेंशंस हैं जो एक वेरिएबल का नाम रखने के कन्वेंशन हैं। सो बॉडी में वो स्टेप्स हैं जो फंक्शन परफॉर्म करेगा। पैरामीटर्स फैक्टोरियल के केस में x है, so the parameter is x which has the type int, and the value return value is the value of fact which is calculated here, so it also has the type of int. So these are the elements of the function, which include the name of the function, body of the function, parameters of the function that is input to the function, and the return value that is output from the function. अगर हम इन तमाम चीज़ों को कंबाइन करें कि एक फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। अगेन मैं आपको पहले बता दूं कि मेन के अंदर जब हमने फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n लिखा था, that was called to the function factorial n, but that was not the definition. So अगर आपको फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है तो हम इसको यहाँ पे कंबाइन करके लिखेंगे, this is the name, so body of the function is enclosed in curly braces, और उसकी जो रिटर्न टाइप है वो यहाँ पे लिखी जाएगी, उसके जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे लिखे जाएंगे इंट x, और चूंकि ये फंक्शन जो आउटपुट रिटर्न करेगा डेट हैज द रिटर्न स्टेटमेंट विद द वैल्यू ऑफ फैक्ट। सो अगर हम इसको दोबारा देखें तो इसके सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न टाइप आती है। सो जो वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हैं उसकी जो टाइप है डेट इज इंटीजर, वो यहाँ पे आएगी कि फंक्शन जो वैल्यू आउटपुट करेगा उसकी डाटा टाइप क्या होगी। सो इसके अलावा इसका नेम है, और ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर इसके पैरामीटर आएंगे। पैरामीटर एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी करंटली हमारे पास सिर्फ एक पैरामीटर है। उसके बाद बॉडी में, फंक्शन की बॉडी में आपने वो तमाम स्टेप्स लिखने हैं जिसके थ्रू आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। At the end, you have the return statement. Return statement means that you are returning the value of fact. तो अब हम फंक्शन कॉल को और फंक्शन की डेफिनेशन को कंबाइन करके देखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे प्लेस की जाएगी। ये वाला कोड मेन फंक्शन का वही कोड है जिसके अंदर आपने फैक्टोरियल को कॉल किया था, लेकिन उसमें मसला ये था कि कंपाइलर हमें ये कह रहा था कि फैक्टोरियल इज नॉट डिक्लेयर्ड। सो फैक्टोरियल को डिक्लेयर करने के लिए मेन फंक्शन से पहले हमने ये फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी है, जिसके अंदर अगेन वही सिंटैक्स है। यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, दिस इज द डाटा टाइप ऑफ द रिटर्न वैल्यू, एंड दिस इज रिटर्न स्टेटमेंट। सो जब भी फंक्शन कॉल होगा वो इसी लॉजिक को यूज कर रहा होगा। फंक्शन की बॉडी के अलावा जो बाकी चीजें हैं उसको हम कहते हैं कि दैट इज डेक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन। सो ये जो लाइन है दिस इज आल्सो नोन एज declaration, and with body it is called as definition. And this is known as call to the
फंक्शन। तो इस कोड को लिखने का एक अच्छा तरीका या जिसे आप अच्छी कन्वेंशन कह सकते हैं वो ये भी हो सकता है कि फंक्शन को डिक्लेयर आप मेन से पहले कर लें और फंक्शन की डेफिनेशन आप मेन के बाद ले जाएं। सो बाकी तमाम चीज़ें वैसे ही रहेंगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि मेन फंक्शन को ये पता होता है कि फैक्टोरियल इज़ डिक्लेयर्ड, लेकिन उसकी डेफिनेशन जो है वो बाद में भी लिखी जा सकती है। एक बात हमें यहाँ पे याद रखने की है कि फंक्शन जहाँ मर्जी लिखा हो, जब प्रोग्राम ने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट करनी है, और फैक्टोरियल के फंक्शन की लॉजिक तब तक यूज़ नहीं होगी जब तक आप उसे कहीं पे कॉल नहीं करेंगे। हमारे पास मेन फंक्शन है और फैक्टोरियल का फंक्शन है। So, हमने क्या किया, मेन के अंदर इनपुट ली एन की, आर की, उसके बाद ये जो लॉजिक है ये कम्बिनेशन कैलकुलेट करने की लॉजिक है, और ये कम्बिनेशन कैलकुलेट करने की लॉजिक फैक्टोरियल को 3 दफ़ा कॉल करती है। क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसका भी एक फंक्शन बना लें जिसका नाम हो कम्बिनेशन, और जो दो इनपुट्स ले एन और आर? तो अगर हम ये देखें कि मेन का जो कोड है वो इससे भी ज़्यादा इस्तेमाल हो गया। एक अच्छी अप्रोच ये होती है कि मेन फंक्शन जस्ट यूज़र से इनपुट लेने के लिए और आउटपुट करने के लिए इस्तेमाल हो, और उसके अंदर जो आपने लॉजिक लिखनी है वो फंक्शंस के थ्रू आपने काम किया हो। सो अगर मैं ये देखूं कि कम्बिनेशन का जो फंक्शन है उसे हम कॉल करेंगे विद टू पैरामीटर्स एन एंड आर। सो जब इसे कॉल करेंगे तो कंपाइलर दोबारा कहेगा कि मैं कम्बिनेशन के फंक्शन को नहीं जानता या ये डिक्लेयर्ड नहीं है। अगर हम इसको मजीद एनालाइज करें कि कम्बिनेशन का जब फंक्शन बनाया जाएगा तो वो कितनी इनपुट्स लेगा, वो दो इनपुट्स लेगा, एन और आर की वैल्यू इनपुट लेगा। उसकी जो आउटपुट होगी उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी या उसकी डाटा टाइप क्या होगी, डेट इज डबल, जिसको हम सी में स्टोर कर रहे हैं। आइए कम्बिनेशन का फंक्शन बना के देखते हैं। तो अब हम अपने लॉजिक को मल्टीपल फंक्शन में सेपरेट करके देखते हैं। Here is the function of main, and we have the function of combination and function of factorial. So हमारे पास जो इस जगह पे लॉजिक थी वो हम कम्बिनेशन के फंक्शन में ले गए हैं, और यहाँ पे हमने कम्बिनेशन का फंक्शन कॉल किया है विद टू पैरामीटर्स n and r. So ये हमारा कम्बिनेशन का फंक्शन है which takes two inputs n and r, and this function factorial takes the input of x. So जब मेन फंक्शन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करेगा और उसको एक फंक्शन नजर आएगा, वो फंक्शन कॉल के लिए अपनी एग्जीक्यूशन इस जगह पे शिफ्ट करेगा, और कम्बिनेशन जब फैक्टोरियल का फंक्शन देखेगा तो वो अपना फ्लो इस तरफ शिफ्ट कर लेगा। जैसे ही फैक्टोरियल का कैलकुलेट हो जाएगा फ्लो वापस आएगा, आर के फैक्टोरियल के लिए दोबारा फ्लो यहाँ पे जाएगा, और फैक्टोरियल कैलकुलेट होने के बाद फ्लो वापस आएगा, एन माइनस आर के फैक्टोरियल के लिए फ्लो इधर जाएगा, और फैक्टोरियल कैलकुलेट होने के बाद फ्लो वापस आ जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू कंप्लीट कर लेंगे, चूंकि कम्बिनेशन के फंक्शन को मेन फंक्शन ने कॉल किया था तो कम्बिनेशन के फंक्शन को अपना फ्लो रिटर्न करवाना है मेन फंक्शन की तरफ। सो इसमें अगर देखा जाए तो जब मेन ने कम्बिनेशन के फंक्शन को कॉल किया तो मेन वाज द कॉलिंग फंक्शन एंड कम्बिनेशन वाज द कॉल्ड फंक्शन। लेकिन जब कम्बिनेशन फैक्टोरियल का फंक्शन कॉल करेगा तो कम्बिनेशन का फंक्शन उस केस में कॉलिंग फंक्शन बन जाएगा एंड फैक्टोरियल इज कॉल्ड फंक्शन। तो अगर हम ये देखें कि कम्बिनेशन का फंक्शन दोनों तरीके से बिहेव कर रहा है, कम्बिनेशन का फंक्शन एज अ कॉल्ड फंक्शन भी है, एज अ कॉलिंग फंक्शन भी है, उसे कॉल भी किया गया है और उसने आगे दूसरे फंक्शंस को भी कॉल किया है। सो कम्बिनेशन के फंक्शन पे जैसे ही आप जाएंगे, जब तक वो अपने मजीद फंक्शंस को कैलकुलेट नहीं कर लेगा, जैसा कि कम्बिनेशन फंक्शन फैक्टोरियल को कॉल करता है, वहां से जब तक आंसर रिटर्न नहीं हो जाता वो मेन फंक्शन को अपनी आउटपुट रिटर्न नहीं करेगा। आइए इसका कोड कंप्लीट करते हैं।
मेन फंक्शन से पहले हम अपना फैक्टोरियल का फंक्शन और कॉम्बिनेशन का फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। इंट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का जो इनपुट जाएगी डेट इज इंट एक्स, यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ हमने फैक्टोरियल का फंक्शन डिक्लेयर किया है। इसी तरह से जो कॉम्बिनेशन का फंक्शन है उसकी रिटर्न डाटा टाइप इज डबल। सो कॉम्बिनेशन का फंक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं। इसको दो पैरामीटर्स जाएंगे। वन पैरामीटर इज इंट एन कोमा इंट आर। सो इनको आप कंबाइन करके नहीं लिख सकते, इनको आप कोमे से ही लिखेंगे। और सेमीकोलन का मतलब है कि यहाँ पे आपने इस फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है। तो जैसे ही आपने इन फंक्शंस को डिक्लेयर कर दिया है, अब इनको डिफाइन करने के लिए हम इनके बाद डिफाइन करेंगे इंट फैक्टोरियल इंट एक्स, ब्रैकेट में इसकी लॉजिक लिखेंगे, डेट इज int I is equal to 1 while I is less than equal to x. We have int fact is equal to 1. So factorial is equal to factorial multiplied by I, and I is equal to I plus 1. So we have a return statement here, return fact. This is the same function that we have defined previously. So इसके बाद हम combination का function डिफाइन करेंगे, डबल combination int n int r. So actually we are calculating the value of double C, which is equal to, we can write it as factorial of n divided by factorial of r multiplied by factorial of n minus r. And after calculation we will return the value of C, return C. So this is the complete code to calculate the value of combination using the function of combination and factorial. The question is, what are the benefits of a function? अगर हम फंक्शन के बेनिफिट देखें तो सबसे पहला फंक्शन ये है कि आप इजीली प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ब्रेक डाउन, you have a big problem, so you have to calculate the value of NCR. You can say that the main function will take the input from user, and combination function will calculate the value of C using the formula n factorial over r factorial multiplied by n minus r factorial, and the responsibility to calculate the value of factorial is with the function factorial. So each function has its own responsibility. Main function has the responsibility of input and output. Combination function has the responsibility to calculate the value given the value of the factorial. So combination के function को ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि उसने फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करना है, वो जिम्मेदारी है फैक्टोरियल की। सो हमारा प्रॉब्लम बड़े अच्छे तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन हो गया। जब छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन हो गया तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके अलावा सेकंड जो बेनिफिट है डेट इज इजी डिबगिंग। आपको इजीली पता चल सकता है कि कौन सा फंक्शन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हो सकता है आपका फैक्टोरियल का फंक्शन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, तो आप उसको अलग से टेस्ट कर लें कि क्या फैक्टोरियल के फंक्शन को जब कोई इनपुट दी जाती है तो सही आउटपुट देता है या नहीं देता। इस तरह आपकी डिबगिंग आसान हो सकती है। फंक्शन यूज करने का जो तीसरा बेनिफिट है डेट इज रीयूजेबिलिटी। एक लॉजिक को बार बार यूज करने को रीयूजेबिलिटी कहा जाता है। सो अगर मैंने फैक्टोरियल का फंक्शन लिखा है उसे मैंने 3 दफा यूज किया कॉम्बिनेशन के फंक्शन में। सो कॉम्बिनेशन का फंक्शन भी
कल को अगर मुझे किसी और प्रोग्राम में या एक ही प्रोग्राम में कम्बिनेशन 2 से 3 दफ़ा कैलकुलेट करना है तो कम्बिनेशन का फंक्शन बार बार रीयूज किया जा सकता है। सो फोर्थ benefit is modular approach of the code। सो मॉड्यूलर अप्रोच का मतलब यह है कि आपने छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना लिए, बाद में उनको आपस में कनेक्ट किया तो आपका मेन प्रोग्राम खड़ा हो गया। फंक्शन की मोटिवेशन यहाँ से आती है कि यू हैव टू मेक अ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं। सो एक मदरबोर्ड होता है जिसके ऊपर मल्टीपल डिवाइसेस लगे होते हैं। सो मदरबोर्ड बनाने के लिए आपको मल्टीपल चीज़ें बनानी पड़ेंगी। सो उसके लिए आपको हो सकता है रैम बनानी पड़े, एक ग्राफिक्स कार्ड है वो बनाना पड़े। इसके अलावा कंप्यूटर को बनाने के लिए आपको हार्ड ड्राइव चाहिए होगी। इसके अलावा आपको नेटवर्क कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। सो अगर आप एक ही दफ़ा सोचने लग गए हैं कि कंप्यूटर कैसे बनेगा तो शायद आप नहीं बना सकेंगे। लेकिन अगर आप इस टर्म में सोचें कि मुझे कोई मदरबोर्ड ला के दे दे, या मुझे कोई हार्ड ड्राइव ला के दे दे, या नेटवर्क कार्ड ला के दे दे, तो आई जस्ट हैव टू असेंबल दीज कंपोनेंट्स। और मदरबोर्ड बनाते हुए आप ये सोचेंगे कि अगर कोई बंदा आपको रैम बना के दे दे या ग्राफिक्स कार्ड बना के दे दे, तो यू जस्ट हैव टू असेंबल टू कंपोनेंट्स टू क्रिएट अ मदरबोर्ड। सो फंक्शन की मोटिवेशन भी यहाँ से आती है कि आप सिस्टम को एक ही दफा ना सोचें, आप सिस्टम को छोटे छोटे मॉड्यूल में सोचें कि someone create that small modules for you, you just have to think at a high level कि एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा। सो अगर कम्बिनेशन के केस में देखा जाए तो हम ये सोच सकते हैं वी जस्ट हैव टू कॉल अ फंक्शन कम्बिनेशन। हमें नहीं पता कि वो कैसे कम्बिनेशन कैलकुलेट होगा, वो हम बाद में सोचेंगे। सो जब कम्बिनेशन में हम जाएंगे तो हमें ये पता है कि उसका फार्मूला क्या है, लेकिन हमें उसमें ये नहीं पता कि फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करना है। वो हम काम फैक्टोरियल के फंक्शन पे छोड़ देते हैं। वी जस्ट कॉल द फंक्शन फैक्टोरियल, हम कहते हैं कि ये हमारा काम कंप्लीट हो गया, एंड देन यू कैन क्रिएट द फंक्शन फैक्टोरियल टू कंप्लीट योर कोड। सो आपका कोड एक किस्म का असेंबल हो जाएगा। So let's define function formally. Function is a group of statements that together perform a particular task. So function एक particular task एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सरंजाम दे रहा होता है, उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं। सो अगर हमारे पास ये फंक्शन है, उसमें एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, 3, 4, विच हैज सम इनपुट and give some output and perform a particular task। ये वो टास्क हो सकता है कि जब आप प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने लगे हैं तो जो स्मॉलेस्ट टास्क है जो आप किसी एक बंदे को दे सकते हैं। सो ये इस तरह से भी हो सकता है कि आपके पास एक रियल लाइफ में कोई काम आ गया है, तो आप कहते हैं कि ये काम मैं फलाने से करवा लेता हूँ, ये काम फलाने से करवा लेता हूँ। सो आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में अपने टास्क को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, और फाइनल जो आपकी एक मेजर टास्क है उसकी रिपोर्ट उन सारी चीज़ों को कंबाइन करके आप बना सकते हैं कि मैंने ये टास्क कंप्लीट कर लिया है। फंक्शंस दो तरह के होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो हम ये अभी हमने फैक्टोरियल का और कम्बिनेशन का फंक्शन बनाया, क्योंकि हमने खुद बनाया, दिस इज नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन में मल्टीपल फंक्शन आ सकते हैं जो आपने पहले इस्तेमाल किए। पावर का फंक्शन है, स्क्वायर रूट का फंक्शन है, इसी तरह से फ्लोर का फंक्शन है। सो ऑल ऑफ दीज फंक्शंस आर डिफाइंड इन द लाइब्रेरी सी मैथ। सो अगर कोई फंक्शन पहले से बने हुए हैं, आप उसको किसी लाइब्रेरी के थ्रू यूज करते हैं, डेट आर नोन एज प्री डिफाइंड फंक्शन। जो फंक्शन आप खुद बनाते हैं, दोज आर नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन में आप फंक्शन को कॉल भी करते हैं और उसको डिफाइन भी करते हैं। लेकिन प्री डिफाइंड फंक्शन के केस में आप जस्ट उनको फंक्शंस को कॉल करते हैं, उसको डिफाइन नहीं करते। फंक्शन पहले से किसी ना किसी लाइब्रेरी में डिफाइन हुए होते हैं।
फंक्शंस के लिए जो रीडिंग मटेरियल है दैट इज चैप्टर 6 ऑफ सी प्लस प्लस फ्रॉम प्रॉब्लम एनालिसिस टू प्रोग्राम डिजाइन बाय DS मलिक। इसके स्टार्ट में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो बेसिक फंक्शंस आप यूज़ करते हैं। सी मैथ की लाइब्रेरी है, सी टाइप की लाइब्रेरी है, जिसके अंदर भी कुछ फंक्शंस डिफाइंड है। इसके अलावा यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन है वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम ये देखेंगे कि फंक्शन रिटर्न टाइप के हिसाब से या पैरामीटर्स के हिसाब से कितने टाइप के हो सकते हैं, एक फंक्शन मैक्सिमम कितना बड़ा होना चाहिए, कितनी मैक्सिमम स्टेटमेंट एक फंक्शन के अंदर मौजूद होनी चाहिए। थैंक यू।